कामरान अरशद साहब, आप इस पे रोशनी डालिएगा। अमेरिका से हमने मुआहदा किया था 18% पे, बड़ी हमने 19% पे बड़ी खुशियाँ मनाई थी कि अब हमारी बरामदात बढ़ जाएंगी। दिसंबर तक तो बढ़ी नहीं, जनवरी का नंबर ऊपर गया। अब इंडिया का भी एग्रीमेंट हो गया, और इंडिया का सिर्फ अमेरिका से मुआहदा नहीं हुआ, उसके ऊपर कुछ सवालिया निशान है। रूस से तेल खरीदने वाली शर्त है, वो छोड़ेंगे या नहीं खरीदेंगे पता चलेगा आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अपनी इंडिया वाली डील को बोला है मदर ऑफ ऑल डील्स। तो हम जिस जीएसपी प्लस सिस्टम के ऊपर हम बड़े खुश थे कि हमें 1-1.5 अरब डॉलर की इजाफी मार्केट मिली हुई है, वो अब इजाफी मार्केट आपसे छिन जाएगी, क्योंकि उससे ज़्यादा फेवरेबल टर्म्स के ऊपर टेक्सटाइल सेक्टर जो इंडिया का है उसको मार्केट रसाई होगी यूरोपियन यूनियन में। आप इस पोजीशन में होंगे कि कम्पीट कर सकें या आउट हो जाएंगे मार्केट से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं समझता हूँ कि जो सारी बातें एसएम तनवीर साहब ने कही वो बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं। और आपने बात की ये इंडिया का टैरिफ जो अमेरिका ने दिया 18% पे, हमें 19 दिया। तो जब हमें 19 मिला भी था तो हम शायद उस वक्त बड़े खुश हो रहे थे कि बांग्लादेश और वियतनाम को 20% मिला है, इंडिया को 25-25 मिला था। 25 उनका टैरिफ था और 25% इजाफी उन पे रशियन तेल ख़रीदने का लागू हो गया था। चाइना का इस वक्त कोई 35% के करीब फ्रोज़न है। तो मैंने तब भी कई प्रोग्राम्स पे, शायद आपके प्रोग्राम पे भी कहा था कि मुझे इसकी समझ में नहीं आ रही, बिकॉज़ हम अमेरिका को $5 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं एंड $2 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा उनसे ट्रेड डेफिसिट है ही $3 बिलियन का, जबकि बांग्लादेश का कोई $7 से $8 बिलियन का है, इंडिया का $48 बिलियन का और वियतनाम का $125 बिलियन का। तो हमें तो 15 से 16% मिलना चाहिए था, बिकॉज़ हमारा ट्रेड डेफिसिट विद यूएस सबसे कम है पूरे ख़त्ते में। प्लस हमारी चूँकि कॉस्टें इतनी हाई हैं, जैसे एसएम तनवीर साहब ने कहा, तो अगर हमें 15-16% मिलता। लेकिन आपने देखा है कि इंडिया ने सक्सेसफुल लॉबिंग बैक चैनल इंगेज करके अमेरिका से 18% ले लिया और उनका सारा कॉस्ट स्ट्रक्चर हमसे कम है। और उधर से उन्होंने यूरोप के साथ भी ये ड्यूटी फ्री डील कर लिया, जहाँ उनका 12% था उनकी सारी प्रोडक्ट्स पे, और हमें जीएसपी प्लस की वजह से ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस थी। तो जो यूरोप वाला एग्रीमेंट है वो रेटिफाई होते होते ईयू कमीशन, ईयू पार्लियामेंट से कोई 9 से 10 महीने लग जाएंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ हमारे लिए दो अहम डेडलाइंस हैं। एक, जब इंडिया यूरोप में एक्चुअली एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा एग्रीमेंट के 9 या 10 महीने बाद, जो एग्रीमेंट हो गया तो 9 या 10 महीने बाद जब वो फॉर्मलाइज हो जाएगा, तो साल के आखिर तक जब इंडिया की एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी तो हमारी एक्सपोर्ट को ख़तरा पड़ सकता है टू यूरोप। दूसरा, ये जो आपका IMF प्रोग्राम है ये आपको सितंबर 2024 में मिला था, ये नवंबर 2027 में लैप्स कर रहा है। तो हमारे पास अब लेस दैन 2 साल रह गए हैं जिसमें हम अपना हाउस एंड ऑर्डर कर लें। एंड जैसे ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात की, जिसमें बिजली है, गैस है, इंटरेस्ट रेट है, टैक्सेशन है, ये चारों चीज़ों को एड्रेस करना है। अगेन, हमारा काम हर दफ़ा हुकूमत वक्त को तनकीद करना नहीं होता, लेकिन अपनी डिमांड्स इंडस्ट्री के बिहाफ पे एंड फॉर द कंट्री हमेशा बार बार सामने रखना। तो अगेन हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के, प्राइम मिनिस्टर साहब के, कि जब भी उन्होंने फ्राइडे को ये जो ₹4 इंडस्ट्रियल टैरिफ में रिडक्शन प्लस ERF में 3% की कमी प्लस व्हीलिंग, लेकिन मोर नीड्स टू बी डन। ये पहला कदम है गवर्नमेंट को रियलाइज़ होने में, लेकिन मोर नीड्स टू बी डन, वरना हम फिर इससे ज़्यादा सख्त और कड़े IMF प्रोग्राम में जाएंगे नवंबर 2027 को, अगर हमने अपना हाउस एंड ऑर्डर ना किया। और हमें फ़ैसला करना है कि क्या हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, अपना टैक्स बेस बढ़ाना है, या हम इसी में खुश हैं कि हमारे पास इस साल 8 से 10% की ग्रोथ के साथ $40-41 बिलियन की रेमिटेंस आ जाएगी, एंड हम दोस्त ममालिक के पैसे रिज़र्व में अपने रख के अपना काम चलाएंगे। हमें एज़ अ कौम, वैसे कौम फ़ैसला करना है कि क्या हमने अपने लोगों को रोज़गार देना है, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री को कल को लार्ज इंडस्ट्री बनाना है या नहीं बनाना, एंड इकॉनमी को आगे चलाना है। सही है।